टमाटर वाली की सफलता। चंदन नगर में उषा नाम की एक औरत अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। उनके पास जमीन का एक टुकड़ा था जिस पर वह टमाटर उगाते और गली गली जाकर बेचते थे। उषा इस काम में अपने पति की पूरी मदद करती थी। वह टमाटर की खेती भी देखती और समय समय पर अपने पति के साथ ठेले पर टमाटर बेचने भी जाया करती थी। टमाटर ले लो टमाटर, ताजा ताजा टमाटर, लाल लाल टमाटर। अरे टमाटर वाली, टमाटर कैसे दिए? 20 के 2 किलो है बहन जी। ठीक है, 5 किलो दे दो। उषा उस औरत को टमाटर देकर आगे निकल जाती है। उषा का पति उससे कहता है, अरे वाह उषा, तुम्हारी तो काफी चलती है। मार्केट में जब भी तुम आती हो नए नए ग्राहक तुमसे टमाटर खरीदते हैं। इसे कहते हैं व्यापार करने का तरीका। उन दोनों का व्यापार सही चल रहा था। एक दिन जब उषा का पति मार्केट से वापस आया, क्या हुआ जी, इतने उदास क्यों लग रहे हो? और ये टमाटर यहाँ? आज बिक्री नहीं हुई क्या? हाँ, कुछ ऐसा ही समझो। मार्केट में बाहर से काफी टमाटर आए हैं और वह टमाटर हमारे टमाटरों से सस्ते हैं, इसीलिए हमारी बिक्री कम हुई है। लेकिन हमारे टमाटर तो काफी अच्छे हैं और ताजे भी हैं जी। हाँ, लेकिन वह लोग टमाटर को कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं और समय समय पर बेचते रहते हैं, और लोग तो सस्ते की ओर ही भागते हैं ना। अब सोचना यह है कि हम इन बचे हुए टमाटरों का क्या करें। हमारे पास तो कोई कोल्ड स्टोरेज भी नहीं है। अगले दिन उषा की नानी उससे मिलने आती है। प्रणाम नानी, कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ, तू इतनी परेशान क्यों है? उषा नानी को सारी बात बताती है। बस इतनी सी बात? पर तुम दोनों परेशान क्यों होते हो? जब टमाटर अधिक हों तो उन्हें काटकर धूप में सुखा लिया करो और पूरी तरह सूख जाने पर उनका पाउडर बना लिया करो और पाउडर बाजार में बेच दो। अरे वाह नानी, बड़ा अच्छा आइडिया दिया तुमने। उषा और रामलाल ऐसा ही करते हैं और ताजा टमाटर के साथ साथ टमाटर का पाउडर भी बेचना शुरू कर देते हैं। जब मार्केट में कभी टमाटर उपलब्ध नहीं होते हैं तो उनके टमाटर का पाउडर खूब बिकता है। अब हरे टमाटर के साथ हर समय टमाटर का पाउडर देने के कारण उषा एक सफल टमाटर की व्यापारी बन चुकी थी। सीख, इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के भी दाम। मैजिकल गोल्डन चेयर। राका एक जादूगर था। वह शहर शहर, नगर नगर, गांव गांव जाकर अपने जादू के करतब दिखाता था। लोग उसके हैरत अंगेज करतब देखकर बहुत खुश होते थे। अरे वाह राका, यह करतब तो तुम्हारे पिछले करतब से भी अधिक मजेदार है। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। मगर राका की एक आदत थी, वह एक कुर्सी पर बैठकर ही अपने करतब दिखाता था। जब भी कोई राका से पूछता कि राका, तुम हमेशा इस कुर्सी पर बैठकर ही करतब क्यों दिखाते हो, तो राका कहता, यह मेरी गोल्डन चेयर है, गोल्डन चेयर। एक दिन दो चोर राका की यह बात सुन लेते हैं। अरे यार सुरेश, आज राका की गोल्डन चेयर ही चुराते हैं, गोल्ड है गोल्ड। दोनों चोर रात को मौका पाकर राका की गोल्डन चेयर चुरा लेते हैं और अगले दिन बेचने के लिए एक सुनार के पास जाते हैं। अरे ये क्या कबाड़ उठा लाया है तुम दोनों? गोल्ड क्या, इसमें तो पीतल भी नहीं है, जाओ निकलो यहाँ से। दोनों चोर मायूस होकर एक कबाड़ी के यहाँ पहुँचते हैं। भाई, ये कुर्सी बेचनी है, कितना दोगे इसका? अरे इस कुर्सी का मैं 500 ही दे सकता हूँ। दोनों चोर 500 रुपए लेकर वहाँ से चले जाते हैं। चोरों के जाने के बाद कबाड़ी उस कुर्सी को अपनी दुकान में बने एक छोटे से ऑफिस में रख देता है और उस पर बैठकर घूमने लगता है और कहता है, अरे वाह, इस कुर्सी पर बैठकर तो मजा ही आ गया, लेकिन मेरे छोटे से ऑफिस में यह कुर्सी अच्छी नहीं लग रही। काश मेरा भी बहुत बड़ा ऑफिस होता। कबाड़ी के ऐसा कहते ही देखते उसका छोटा सा ऑफिस एक आलीशान ऑफिस में बदल जाता है।
यह देखकर कबाड़ी हैरान हो जाता है। कबाड़ी समझ गया कि यह कुर्सी कोई आम कुर्सी नहीं बल्कि जादुई कुर्सी है। अब कबाड़ी को कभी भी कुछ भी चाहिए होता तो वह कुर्सी पर बैठकर मांग लेता। इधर जादूगर राका अपनी कुर्सी के चोरी हो जाने से बहुत परेशान था। जब उसके पास कबाड़ी की एकदम से हुई तरक्की और कुर्सी की खबर पहुंची तो वह सीधा कबाड़ी के पास गया। यह कुर्सी मेरी है, आप मुझे यह दे दो। अरे कौन हो तुम कैसे कह सकते हो यह कुर्सी तुम्हारी है? यह तो मेरी खानदानी कुर्सी है, खानदानी, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तभी राका ने मन ही मन कुछ मंत्र पढ़ा और वह कुर्सी चलती हुई राका के पास आ गई। राका खुशी खुशी अपनी मैजिकल गोल्डन चेयर को लेकर वहां से जाने लगा और जाते जाते उसने कबाड़ी से कहा, यह कुर्सी हमेशा सच्चाई के पास रहती है, तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया है, यह तो सिर्फ लोगों के मनोरंजन के लिए है। राका ने फिर से लोगों के मनोरंजन के लिए अपनी मैजिकल गोल्डन चेयर पर बैठकर खेल दिखाना शुरू कर दिया। सीख, सही काम का फल हमेशा सही ही निकलता है। चांदनगर में जगन, मगन और छगन 3 दोस्त रहते थे। तीनों एक साथ ही स्कूल जाते थे और स्कूल के बाद तीनों इकट्ठा ही एक जगह खेलते थे। तीनों की दोस्ती पूरे चांदनगर में मशहूर थी। तीनों दोस्तों में छगन पढ़ाई लिखाई में हमेशा अव्वल आता था। जगन और मगन खेल कूद में अव्वल आते थे। छगन के माता पिता को छगन का जगन और मगन से मिलना अच्छा नहीं लगता था। वो हमेशा उससे कहते रहते, बेटा इन आवारा लड़कों से दूर रहा करो, अपनी पढ़ाई में ध्यान रखा करो। पिताजी वह मेरे दोस्त हैं, आप उनके बारे में कुछ ना कहिए। ऐसा कहकर छगन खेलने चला जाता है। छगन के माता पिता छगन को पढ़ाई के लिए शहर भेज देते हैं। यार छगन, तू शहर जाकर हमें भूल तो नहीं जाएगा? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम दोनों ही तो मेरे दोस्त हो और रहोगे। अरे कैसे भूल जाएगा, इसकी टांगे ना तोड़ देंगे हम अगर इसने ऐसा किया तो। तीनों हंसने लगते हैं और छगन शहर में पढ़ाई के लिए चला जाता है। इधर चांदनगर में जगन वेल्डिंग का काम सीख लेता है और मगन एक वर्कशॉप में मैकेनिक का काम सीख लेता है। जगन और मगन बड़ी मेहनत से अपनी अपनी वर्कशॉप में काम करते हैं। एक दिन हमेशा की तरह जब वह पुराने मिलने वाली जगह बैठे थे, यार मगन कई साल हो गए, छगन की कोई खबर नहीं आई। हाँ, भूल गया होगा हमें शहर जाकर। तभी वहाँ एक सरकारी गाड़ी आकर रुकती है, उसमें से छगन निकलता है। मुझे पता था तुम दोनों यहीं मिलोगे, कैसे हो तुम दोनों? अरे वाह, तू तो बड़ा साहब बन गया है। हाँ, मैं इस इलाके का औद्योगिक विकास ऑफिसर बनकर आया हूँ। तुम दोनों क्या कर रहे हो आजकल? जगन और मगन उसे बताते हैं कि वह वेल्डिंग की दुकान पर और बस रिपेयर वर्कशॉप पर काम करते हैं। तुम लोग क्यों ना अपना बस रिपेयर का काम शुरू कर दो? लेकिन भाई इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मैं तुम्हें सरकारी सहायता दिलवाऊंगा। और सरकारी सहायता से वह दोनों बस बॉडी बनाने का काम शुरू कर देते हैं। काफी दिन बीत जाने के बाद भी उनके पास कोई बड़ा काम नहीं आता। मगन जगन से कहता है, अरे यार जगन, ऐसा कब तक चलेगा? हमें सरकारी पैसा भी तो वापस करना है। तभी एक बस आकर वहाँ खड़ी हो जाती है। अरे भाई, ये वर्कशॉप आपकी है? जी हाँ, हमारी है। अरे पिछले मोड़ पर मेरी बस का एक्सीडेंट हो गया था, इसे ठीक कर देंगे आप? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जगन और मगन मेहनत करके उस बस की बॉडी काफी अच्छी बना देते हैं। बस बनकर तैयार हो जाती है। वह दोनों बस वाले को फोन कर बुलाते हैं। अरे वाह, तुम दोनों ने तो बहुत अच्छा काम किया है। वह जगन और मगन के काम से खुश होकर अपनी सारी बसों की बॉडी बनाने का काम उन्हें दे देता है। सीख, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। हेलीकॉप्टर वाला। मदन लाल एक पायलट थे। उन्होंने अपनी सारी उम्र हर तरह के हेलीकॉप्टर और जहाज उड़ाए थे। वह अपने काम में काफी माहिर थे। आज तक उन्होंने कभी भी किसी उड़ान में कोई गलती नहीं की थी। उन्होंने समय से पहले रिटायरमेंट लेकर अपने गांव में रहने का विचार किया। रिटायरमेंट वाले दिन, मदन लाल जी, आप रिटायर हो रहे हो? क्यों? आप तो अभी भी हेलीकॉप्टर और जहाज चलाने के काबिल हैं। अब आपके आगे के प्लान क्या हैं?
अभी मैंने कुछ नहीं सोचा है, अभी कुछ दिन आराम करूंगा। रिटायरमेंट पार्टी खत्म होते ही मदन लाल अपनी पत्नी सुधा के साथ अपने गांव में आकर रहने लगते हैं। उनका गांव एक पहाड़ी क्षेत्र पार करके था, जहां आने जाने के लिए नदी और पहाड़ पार करने पड़ते थे, और वहां आने जाने के लिए सिर्फ एक ही सड़क थी। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन काफी तेज बारिश होने के कारण गांव की ओर आने वाली एकमात्र सड़क बंद हो जाती है। मदन लाल और उनकी पत्नी बारिश रुकने के बाद जब गांव से गुजर रहे होते हैं, तब गांव के अस्पताल के बाहर उन्हें शोर सुनाई देता है। क्या हुआ डॉक्टर साहब, इतने लोग इकट्ठा क्यों हैं? क्या बताऊं सर, हमें तो आदत ही हो गई है। जब भी बारिश होती है तो बीमारियां तो बढ़ जाती हैं, लेकिन सड़क बंद हो जाती है, और इलाज के लिए किसी को भी हम यहाँ से शहर नहीं ले जा सकते। जैसे कि इस औरत को ही देख लीजिए, कितनी बीमार है ये। गांव का सरपंच कहता है, डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं मदन लाल जी, हम सब भगवान के भरोसे ही हैं, पर भगवान भी क्या कर लेंगे, ऊपर से कोई चमत्कार तो नहीं कर सकते। मदन लाल यह सुनकर वहां से चले जाते हैं, और अगले ही दिन गांव के कुछ मजदूरों को लेकर घर के पास वाले खेत में एक जगह को पक्का करना शुरू कर देते हैं। ये आप क्या कर रहे हो जी? मैं यहाँ हेलीपैड बना रहा हूँ सुधा। मैंने चिवन भाई से बात की है, उनके पास एक अच्छी हालत में और सही दाम में एक हेलीकॉप्टर बिकाऊ है। मैं उसे खरीदकर गांव वालों की मदद करूंगा। हेलीपैड बनने के बाद मदन लाल शहर जाते हैं और चिवन भाई से हेलीकॉप्टर खरीदकर गांव लेकर आते हैं। गांव वाले हेलीकॉप्टर देखकर खुश हो जाते हैं। मदन लाल सबसे कहते हैं, सरपंच जी, डॉक्टर साहब, यह हेलीकॉप्टर सिर्फ मैंने अपने लिए नहीं लिया है, यह सब गांव वालों के लिए है। अब इस गांव में सड़क बंद होने पर किसी को कोई दिक्कत का सामना नहीं करने पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मदन लाल जी, काश हर गांव में आप जैसा एक आदमी हो। जी मदन लाल जी, आप जैसी सोच देखकर मैंने भी इसी गांव में रहकर सेवा करने का सोचा है। और अब मदन लाल को सब हेलीकॉप्टर वाला के नाम से जानने लगते हैं और उस गांव में खुशहाली आ जाती है। सीख, निस्वार्थ सेवा ही सच्ची सेवा है। Please subscribe.